नाज़रीन, जब कुदरत अपना रूप दिखाती है तो रूह कांप जाती है, और ऐसा ही कुछ हुआ फ्लाइट 571 के साथ। ये प्लेन जमीन से हजारों फीट ऊपर एक बर्फीली पहाड़ी पर क्रैश हुआ, और इस क्रैश लैंडिंग में जो पैसेंजर्स बचे थे उनके पास खुद को बचाने के लिए सिर्फ एक ही चारा था, अपने ही फैमिली मेंबर्स और यार दोस्तों का मांस खाना। नाज़रीन, फ्लाइट 571 की कहानी, जिसे आप फिजाई तारीख का हादसा समझे या कुदरत का खौफनाक अंजाम, लेकिन इस कहानी को सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। मैं हूं आमिर सुहेल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तारीख की दुनिया। नाज़रीन, ये दिल दहला देने वाली कहानी शुरू होती है 12 अक्टूबर 1972 को। नाज़रीन, ये यूरोगोए एयरफोर्स की फ्लाइट 571 थी, जिसने रियल लाइफ में एक मौजज़ा करके इतिहास में अपना नाम लिखवाया था। हैरत की बात तो ये थी कि प्लेन टकराने के फौरन बाद कहीं गायब हो गया था। ये 8,900 किलोमीटर लंबी साउथ अमेरिका की एमपीज माउंटेन रेंज है, जहां 15,000 फीट ऊंचे पहाड़, नाकाबिले बर्दाश्त ठंड और खामोशी के अलावा कुछ नहीं मिलता। नाज़रीन, जब कई दिनों तक जहाज का ना मलबा मिला और ना ही कोई डेड बॉडीज, तो अथॉरिटीज के सामने ये बात क्लियर हो गई कि अब कोई पैसेंजर नहीं बचा होगा। लिहाजा उन्होंने सर्च ऑपरेशन बंद करने का ऐलान कर दिया। न्यूज मीडिया में अगले ही कुछ दिनों तक प्लेन क्रैश की बातें चलती रहीं और सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगा। लोग अब इस हादसे को भूल ही चुके थे, लेकिन इस हादसे के तकरीबन 2.5 महीनों के बाद अथॉरिटीज को गायब हुए प्लेन की तरफ से एक मैसेज मिलता है। नाज़रीन, ये फ्लाइट यूरुग्वे के कैपिटल मोंटेविडियो से उड़ान भरती है। जहाज में रग्बी के प्लेयर थे, जिनको मोंटेविडियो से चिली के कैपिटल सैंटियागो तक एक मैच खेलने के लिए जाना था। रग्बी प्लेयर समेत जहाज में टोटल 40 मुसाफिर और 5 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। टेक ऑफ के बाद अभी जहाज अर्जेंटीना के ऊपर ही पहुंचा था कि अचानक मौसम की खराबी की वजह से उनको अर्जेंटीना के शहर मेंडोजा में लैंड करना पड़ा। कैप्टन ने यह फैसला इस वजह से किया क्योंकि अर्जेंटीना और चिली के दरमियान दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ एक दीवार की शक्ल में खड़े हैं। यहाँ के ऊंचे पहाड़ वैसे ही काफी खतरनाक हैं और मौसम की खराबी की वजह से इनके ऊपर से गुजरना खतरे से खाली नहीं था। पायलट का प्लान था कि एक रात मेंडोजा में ही गुजारी जाए और फिर अगले दिन मौसम ठीक होने पर एंडीज के पहाड़ों को पार किया जाए। पर नाज़रीन, पायलट्स और तमाम पैसेंजर्स को क्या मालूम था कि अगले दिन उन पर कौन सी मुसीबत टूटने वाली है। अगले दिन यानी फ्राइडे 13 अक्टूबर को फ्लाइट 571 ने मेंडोजा से टेक ऑफ किया। नाज़रीन, मैप पे देखा जाए तो मेंडोजा और उनकी मंजिल सैंटियागो के दरमियान सिर्फ 180 किलोमीटर का फासला है, लेकिन इन 180 किलोमीटर में सिर्फ एंडीज की 15,000 फीट ऊंची पीक्स हैं। लिहाजा फ्लाइट का प्लान रूट इस तरह का था कि पहले जहाज मेंडोजा के साउथ में जाएगा, अपनी हाइट गेन करेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन खतरनाक पहाड़ों को क्रॉस करने के बाद, चिली के शहर से क्रॉस करने के बाद सीधा सैंटियागो जाकर लैंड करेगा। नाज़रीन, फ्लाइट 571 के पायलट ने इसी रूट पर 50 के करीब फ्लाइट कंप्लीट कर रखी है, लिहाजा उनको अपने आप पर काफी भरोसा था। मेंडोजा से टेक ऑफ करते ही प्लान के मुताबिक जहाज साउथ की तरफ रवाना हुआ। जहाज की हाइट गेन करने के दौरान पायलट ने नोटिस किया कि बादलों की एक मोटी लेयर ने नीचे का सारा मंजर ही छुपा दिया है। इस कंडीशन में पायलट ने अपने कंट्रोल टावर से राब्ता जोड़ लिया, जो रडार पर देखकर रेडियो के जरिए पायलट को उसकी लोकेशन बताते रहेंगे। कंट्रोल टावर के अलावा एक और तरीके से भी पायलट अपनी लोकेशन का पता लगा सकते हैं। इसमें एयरक्राफ्ट की आखिरी नॉन लोकेशन को मद्देनजर रखते हुए एयरक्राफ्ट की स्पीड के जरिए कैलकुलेशन करके अपनी करंट लोकेशन का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस तरीके को एविएशन की जुबान में डेड रेकनिंग कहा जाता है। जैसे ही फ्लाइट 571 प्रेंचन पास के पैरेलल पहुंच गई तो उन्होंने राइट टर्न ले लिया। अब नाज़रीन, ये 18,000 फीट की ऊंचाई पर एंडीज के पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहे थे। ऊपर नीला आसमान और नीचे सफेद बादल। पायलट पूरी तरह से सैंटियागो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पर डिपेंडेंट था। जैसे ही वो प्लेंचोन पास के करीब पहुंचे तो फ्लाइट 571 कंट्रोल टावर के रडार से गायब हो गई। नाज़रीन, ये एक नॉर्मल बात थी क्योंकि पहाड़ों की वजह से रडार के सिग्नल बहुत कमजोर थे। इस मौके पर को पायलट ने डेड रेकनिंग के जरिए अपनी लोकेशन का पता लगाने का कहा और 3:21 पर सैंटियागो कंट्रोल टावर को रेडियो किया कि हम 1 मिनट के बाद चिली के शहर कोरिको के ऊपर पहुंच जाएंगे और उनसे अपनी ऊंचाई कम करने की परमिशन मांगी। अब नॉर्मली पेंचो पास से कोरिको तक पहुंचने में जहाज को 11 मिनट लगते हैं, लेकिन उन्होंने ये फासला 3 ही मिनटों में कवर कर लिया था। ये चीज कंट्रोल टावर में बैठे स्टाफ को कुछ समझ नहीं आई क्योंकि उनके पास भी फ्लाइट 571 रडार पर शो नहीं हो रही थी। इसी वजह से उन्होंने एयरक्राफ्ट को डिसेंट करने की परमिशन दे दी, पर उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असल में को पायलट ने जहाज की जो लोकेशन कैलकुलेट की थी वो गलत थी। पायलट समझ रहा था
कि वो कुरिको के ऊपर है, लेकिन वो उस वक्त प्लेनचोन पास क्रॉस कर रहे थे। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी तबाही फ्लाइट 571 का इंतजार कर रही थी। कंट्रोल टावर से परमिशन मिलते ही पायलट ने राइट टर्न किया और जहाज की हाइट भी कम करना शुरू कर दी। शुरू में उनको खतरनाक चीजों का सामना करना पड़ा, लेकिन जब उन्होंने सफेद बादलों की लेयर को क्रॉस किया तो क्या देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा है। नाज़रीन, इस मुकाम पर पायलट को अंदाजा हुआ कि अभी तक वो एंडीज के पहाड़ों में ही मौजूद हैं। पायलट ने दोबारा एल्टीट्यूड गेन करने के लिए पूरी जान लगा दी। प्लेन की नोज अब आसमान की तरफ हो चुकी थी, लेकिन अफसोस कि ये चीज शायद थोड़ा पहले कर ली जाती। फ्लाइट 571 की टेल पहाड़ की चोटी से टकराई और जहाज से अलग हो गई। इस वक्त ये पहाड़ पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था। बिना टेल और विंग्स के फ्लाइट 57 का फ्यूल लाज बर्फ पर स्लाइड करता हुआ सीधा नीचे की तरफ आया और इस पॉइंट पर आकर रुक गया। क्रैश की वजह से 12 पैसेंजर्स मौके पर ही दुनिया से जा चुके थे, खास तौर पर वो लोग जो जहाज के पिछले हिस्से में मौजूद थे। मोइजाती तौर पर प्लेन के फ्यूज लाज में 33 पैसेंजर्स की जान तो बच गई, लेकिन उनको काफी ज्यादा चोटें लगी थी। टेल अलग होने की वजह से प्लेन का पिछला हिस्सा खुला हुआ था और उसमें से जबरदस्त ठंड अंदर आ रही थी। ये इस वक्त 11,500 फीट की बुलंदी पर एंडीज में फंस चुके थे, जहां टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस था। बाहर निकलते ही जहां तक उनकी नजर जा रही थी, बर्फ से ढके पहाड़ ही उनको नजर आ रहे थे। सबसे पहले उन्होंने अपने साथियों की बॉडीज को बर्फ में दफना दिया। उधर प्लेन क्रैश की खबर ने चिलियन अथॉरिटी को अलर्ट कर दिया था, पर उनको ये मालूम नहीं था कि वो असल में अर्जेंटीना में ही क्रैश हुए थे। बिना वक्त जाया किए उन्होंने सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया। परेशानी ये थी कि जल्द ही सूरज ढलने वाला था और शाम होने वाली थी, जिस वजह से रेस्क्यू टीम के पास उनको ढूंढने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था और बाई चांस अंधेरा होने से पहले ही उनको अगर ना बचाया गया तो इस बर्फीली पहाड़ी पर रात गुजारना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर रात में -30 डिग्री तक पहुँच जाता है। जल्द ही रेस्क्यू के लिए 4 जहाज रवाना किए गए। इन चारों जहाजों ने एंडीज की पहाड़ियों को कंगाल डाला, लेकिन इन्हें कहीं कुछ भी ना मिला, क्योंकि प्लेन ऐसी जगह पर क्रैश हुआ था जहां पहाड़ों को सफेद रंग की मोटी तह की चादर ने लपेट रखा था और प्लेन भी सफेद ही रंग का था। इस वजह से ऊपर से देखने पर रेस्क्यू टीम को क्रैश साइट का अंदाजा ही ना हो पाया। देखते ही देखते रात हो गई और उस दिन रात भर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया। बचे हुए पैसेंजर्स को थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि वो कैसे भी करके आज की रात जिंदा रहें, कल तो उन्हें कोई न कोई बचा ही लेगा, और उन्होंने क्रैश हुए प्लेन को शेल्टर बनाया और उसी में रात गुजारी। नाज़रीन, अगले ही दिन इस सर्च ऑपरेशन में यूरुग्वे और अर्जेंटीना ने भी हिस्सा लिया और टोटल 11 एयरक्राफ्ट पूरा दिन फ्लाइट 571 को ढूंढने में गुजार देते हैं। इधर क्रैश साइट पे बचे हुए पैसेंजर्स के ऊपर से कई बार रेस्क्यू प्लेन गुजर कर गया, लेकिन उनके लाख इशारे देने के बावजूद भी इन रेस्क्यू प्लेन्स की नजर उन पर ना पड़ सकी। बाद में उन्हें एक लगेज में से एक कलर मिला, जिसे उन्होंने प्लेन्स के फ्यूजलाज के ऊपर बड़ा सा SOS लिख दिया। लगेज बैग से बर्फ पर क्रॉस भी बनाया, लेकिन रेस्क्यू प्लेन्स की नजर फिर भी उन पर ना पड़ सकी। नाज़रीन, टोटल 8 दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद 21 अक्टूबर 1972 को तमाम पैसेंजर्स को डेड डिक्लेयर करके सर्च ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। नाज़रीन, 11वें दिन क्रैश साइट पे मौजूद पैसेंजर्स को कॉकपिट में एक रेडियो मिला, जिसे ट्यून करने पर उन्हें खबर मिली कि उनके लिए चलाया जाने वाला सर्च ऑपरेशन अब बंद कर दिया गया है। जहां वो लोग पहले ही इतनी मुसीबत में थे, वहीं ये खबर उनको मजीद अफसोस में डाल गई। अपने बचने की आखिरी उम्मीद जो नजर आ रही थी वो भी खत्म हो चुकी थी। पहले हफ्ते में ही 5 और पैसेंजर्स जख्मों की वजह से जान से हाथ धो बैठे थे। अब क्रैश साइट पे 28 पैसेंजर्स बचे थे। उन्होंने जहाज के मलबे और लगेज को इकट्ठा करके प्लेन के फ्यूजलाज को बंद किया ताकि ठंड से बचा जा सके। सीट्स कवर को गर्माइश के लिए इस्तेमाल किया और सीट के कुशन से स्नो शूज बना लिए। इस वक्त तक उनके पास खाने के लिए 8 चॉकलेट बार, 3 जैम के जार और कुछ ड्राई फ्रूट्स और गिनी चुनी पानी की बोतलें थी। पहला हफ्ता तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से खाना आपस में डिवाइड करके खा लिया, लेकिन जब ये तमाम चीजें भी खत्म हो गई तो उन्होंने कपड़े और कॉटन को खाना शुरू कर दिया, जिससे वो मजीद बीमार पड़ने लगे। नाज़रीन, एंडीज के इस हिस्से में उनको एनर्जी के लिए कोई चीज भी नहीं दिखाई दे रही थी और वो जिस पहाड़ी पर क्रैश हुए थे ना वहां से उतरना पॉसिबल था और ना ही ऊपर की तरफ जाना। नाज़रीन, इस दौरान पैसेंजर्स की हालत ये थी कि उनका वेट 40% तक कम हो चुका था। आखिर जब उनको कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने अपने ही मरे हुए साथियों के बॉडी पार्ट्स खाना शुरू कर दिए। नाज़रीन, जाहिर है ये फैसला बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन भूख, प्यास और कमजोरी ने उनको ये कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया।
नाज़रीन, क्रैश के 17 दिन के बाद 29 अक्टूबर को अचानक रात के वक्त एवलांच आया और उसने फ्यूजलाज पर बुरी तरह हमला कर दिया। बर्फानी तौदे की स्पीड इतनी तेज थी कि पूरा फ्यूजलाज अंदर तक बर्फ से भर गया। नाज़रीन, इस हादसे से 9 सर्वाइवर मारे गए। बचे हुए 19 पैसेंजर्स के हाथ जो कुछ भी लगा उन्होंने उसके इस्तेमाल से बर्फ को साइड पे किया और ऑक्सीजन के लिए जगह बनाई। नाज़रीन, दिन गुजरते जा रहे थे, सर्वाइवर की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। एक एक करके सारे मौत की नजर हो रहे थे और बचे हुए अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। 12 दिसंबर यानी क्रैश के 60 दिनों के बाद 3 और सर्वाइवर जिंदगी की बाजी हार चुके थे। पीछे बचे 16 लोगों के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो अपने बचे हुए दिन गिनना शुरू कर दें या फिर हिम्मत करके वेस्ट में मौजूद इस वर्टिकल पहाड़ को कैसे भी करके पार कर ले। 12 दिसंबर 1972 को 3 रग्बी प्लेयर प्राडो, कनीसा और वेजेंटीन ने वेस्टर्न पीक को हाइक करने का इरादा किया, इस उम्मीद में कि पहाड़ की दूसरी साइड पर कोई ग्रीन वैली होगी जहां से शायद कोई मदद मिल सके। नाज़रीन, ये एक बहुत ही तकलीफ देने वाली हाइक थी। ना ही ऊपर चढ़ने के लिए उनके पास कोई प्रोफेशनल चीज थी और दूसरी सबसे तकलीफ देने वाली चीज -30 डिग्री टेम्परेचर था। उन्होंने हाथ से बनाए हुए स्लीपिंग बैग्स और जहाज की सीटों से बनाए हुए गर्म कपड़े लपेटकर हाइकिंग के लिए निकल गए। पूरे 3 दिन तक पैदल चलने के बाद जब वो आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि पहाड़ की दूसरी साइड पर भी ऐसे ही बर्फ से ढके पहाड़ हैं। यहाँ ना तो हरियाली थी और ना ही जिंदगी के आसार। खाने की शॉर्टेज की वजह से एक बंदा वापस क्रैश लैंडिंग तक पहुंच गया। प्राडो और कनीसा मदद की तलाश में पहाड़ की दूसरी साइड पर डाउनहिल चल पड़े। अगले 10 दिनों तक ट्रैकिंग करने के बाद और 61 किलोमीटर का सफर बुरी हालत में गुजारने के बाद वो एक वैली में पहुंचे जहां पर हरियाली थी, जानवर भी थे और नदी भी बह रही थी। सबसे पहले उन्होंने नदी से पानी पिया और तभी उनको नदी के उस पार घोड़े पर एक शख्स दिखाई दिया। नदी के शोर की वजह से वो अपना पैगाम उस शख्स तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। घोड़े पर बैठे उस शख्स को आइडिया आया और उस शख्स ने कागज और पेन को पत्थर में लपेटकर नदी के उस पार फेंक दिया। प्राडो और कनीसा ने उस कागज पर अपना सारा माजरा लिख दिया। वो शख्स घोड़ा भगाता हुआ ये लेटर चिलियन अथॉरिटी तक ले गया। पहले तो उनको यकीन ही नहीं आया कि 2.5 महीने गुजर जाने के बाद भी प्लेन क्रैश के सर्वाइवर अभी तक जिंदा कैसे हो सकते हैं, लेकिन अथॉरिटी ने फौरन प्राडो और कनीसा को रेस्क्यू किया और उनकी मरहम पट्टी करने के बाद उन दोनों का तफसील में इंटरव्यू लिया। 22 दिसंबर 1972 को यानी क्रैश के 72 डेज के बाद 3 हेलीकॉप्टर प्राडो और कनीसा की निशानदही पर क्रैश साइट पर पहुंचे। पहाड़ की ये चोटी देखकर पायलट भी हैरान रह गया कि इन 2 रग्बी प्लेयर्स ने बिना किसी गियर और एक्सपीरियंस के ये पहाड़ कैसे सर किया होगा। नाज़रीन, आखिरकार फ्यूजलाज में मौजूद तमाम सर्वाइवर्स को रेस्क्यू कर लिया गया और उनके मरे हुए साथियों को वहीं पर एक बड़ी कब्र खोदकर दफन कर दिया गया। उस कब्र के ऊपर कुछ पत्थर रखकर एक मेमोरियल बना दिया गया जो उसी हालत में आज तक वहां पर मौजूद है। ये मेमोरियल आज भी हमें याद दिलाता है कि अगर इंसान हिम्मत नहीं हारे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को हरा सकता है।